ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बस्ती विधि अध्याय स्टार्ट किया था। इसमें हमने बस्ती यंत्र निर्माण विधि देखा है। बस्ती पुटक प्लस बस्ती नेत्र इज इक्वल टू बस्ती यंत्र। तो हम सीक्वेंस से देखेंगे। आपके बुक में मतलब इस अध्याय में सारे टॉपिक थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो मैं इसे आपको सीक्वेंस से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने बस्ती यंत्र निर्माण देखा, इसके बाद देखा वय अनुसार बस्ती नेत्र का प्रमाण, उसका परिणाम इत्यादि। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 1, बस्ती कहाँ पे देते हैं, कौन सी कंडीशन है। वातोल गणेशु दोषेशु वाते वा बस्ती ही इष्यते। तो वात प्रधान दोषों में या केवल वात में हम बस्ती देते हैं, ये तो हमें पता है, क्योंकि वात का ये परम औषध परम चिकित्सा है। उपक्रमाणां सर्वेषां सो अग्रणी। तो सारे उपक्रमों में बस्ती उपक्रम अग्रेसर, अग्र मतलब अग्र स्थान पे है, प्रधान है। और इसके टाइप्स कितने हैं, त्रिविधस्तु सहा। तो ये बस्ती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट निरुह, सेकंड अनुवासन एंड थर्ड है उत्तर बस्ती। तो हम इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज निरुह, व्हाट इज अनुवासन एंड व्हाट इज उत्तर बस्ती। इसके बाद तो बस्ती कौन कौन से व्याधियों में देनी चाहिए। ठीक है, तेन साधयेत। निरोह बस्ती कौन कौन से पेशेंट में लाभकारक होती है, इसका श्लोक है श्लोका नंबर 2 और 3। तेन साधयेत गुल्म अनाह। तो ये है आस्थाप्य, ठीक है, जिसमें हमें निरोह बस्ती देनी है। ठीक है, गुल्म अनाह, गुल्म एक वातज व्याधि है, इसको बोलते हैं वायु का गोला। तो जस्ट आपको शॉर्ट में बताती हूँ, सेकंड ईयर में ये आपको निदान स्थान में आएगा। ठीक है, गुल्म अनाह, अनाह मतलब उदर में वायु का भरना। खुड़, खुड़ मतलब वात रक्त। प्लीह, प्लीहा रोग। शुद्ध अतिसार, शुद्ध अतिसार मीन्स आमातिसार, मतलब जिस अतिसार में, जिस अतिसार की आमावस्था होती है ऐसा। शूलिनहा, शूल में वेदना में दे सकते हैं, जीर्ण ज्वर में दे सकते हैं। प्रतिशाय, प्रतिशाय में दे सकते हैं। शुक्र अनिल मल ग्रह, शुक्र का ग्रह हो मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मीनिंग ले सकते हो। वात ग्रह मतलब वात का अनुलोमन नहीं होता है, तब मल का ग्रह कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम बस्ती देते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह, अनिल ग्रह और मल ग्रह। वर्धम, वर्धम मतलब इसको वृद्धि भी बोलते हैं, हर्निया जैसी कंडीशन। ठीक है, अश्मरी, अश्मरी में बस्ती देनी चाहिए। रजोनाश, स्त्रियों में आर्तव का नाश हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हमें बस्ती देनी चाहिए। दारुणाश्च अनिलामयान, वात के दारुण व्याधि। आमय, अनिल आमय, वात के दारुण व्याधियों में हम बस्ती दे सकते हैं। तो ये है निरोह बस्ती के प्रयोग से क्या क्या लाभ मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके अयोग्य कौन से हैं। अनास्थाप्यास्तु, यहाँ पे आस्थापन इज इक्वल टू निरोह, पहले आपको ये याद रखना है। ठीक है, आस्थापन बस्ती इज इक्वल टू निरोह बस्ती इज इक्वल टू काढ़े का बस्ती, इतना ही अब इनिशियली याद रखो। तो अनास्थाप्यास्तु मतलब जिसमें हम आस्थापन बस्ती नहीं दे सकते, निरोह अयोग्य भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या है, अति स्निग्ध, ठीक है, जिसको अधिक मात्रा में स्नेहपान किया है ऐसे व्यक्ति को। क्षतो हो, ऊर क्षत का रोगी, मतलब ज्यादा वात प्रकोप होने से जिसके ऊर में क्षत होता है ऐसा व्यक्ति। भृशम कृशः, अत्यंत कृश व्यक्ति, तो अत्यंत कृश व्यक्ति को निरोह बस्ती
नहीं दे सकते। आपको कोई डाउट हो तो आप चैट में डाल सकते हो, मैसेज में डाल सकते हो। बिकॉज मैंने माइक डाला है तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी। नेक्स्ट है आमातिसारी। अगेन आम अतिसार में निरूह नहीं देना चाहिए। वमिमान मतलब जिसको अभी वमन हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को। संशुद्धो जिसमें संशोधन किया है ऐसा व्यक्ति। दत्तनावनः जिसको अभी अभी नस्य दिया है। नावन इज वर्ड फॉर नस्य। दत्त मतलब दिया है, अभी अभी जिसको नस्य दिया है ऐसे व्यक्ति को आप तुरंत निरूह बस्ती नहीं दे सकते। श्वास कास प्रसिक, श्वास में कास में, प्रसिक मतलब मुख से कफ या लाल टपकना। अर्श अर्श व्याधि में। हिदमा हिदमा मीन्स हिक्का। आत्मान पेट में वायु भरना। अल्पवन्नयः जिसका अग्नि मंद है ऐसे व्यक्ति को निरूह नहीं देना चाहिए। इसके बाद शूनपायुः कृतहारो। शूनपायु शून मीन्स शोथ, जिसके पायु रीजन में जननांगों में शोथ है। कृतहारो बद्ध छिद्र उदक उदरी जिसने खाना खा लिया है, ठीक है, तो निरूह बस्ती कब देनी है? खाली पेट देनी है। भोजन करने के बाद निरूह बस्ती नहीं देनी है, दैट इज कृताहारो। बद्ध छिद्र उदकोदरी ये उदर के टाइप से, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, ये उदर के टाइप से आप इतना ही अभी याद रखो। उदर मीन्स असाइटिस जैसी कंडीशन होती है। इसके बाद कुष्ठ रोग में और मधुमेह में निरूह नहीं देना है। च मासान सप्तच सप्तच गर्भिणी जिस गर्भिणी को 7 मास हो गए हो ऐसी गर्भिणी को हम आस्थापन या निरूह बस्ती नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये था अनास्थाप्य और निरूह अयोग्य रोगी। तो ये आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है श्लोका नंबर 6। इसमें क्या बताया है? आस्थाप्य एव च अन्वास्याः विशेषात् अतिवन्नयः। देखो आस्थापन के जो योग्य रोगी है वो ही सेम अनुवासन के लिए योग्य रोगी है। तो विशेष से मतलब विशेषता से कौन से रोगी में हमें अनुवासन बस्ती देना है? अतिवन्नयः, रुक्षाः एंड केवल वातार्ता। देखो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो आस्थापन बस्ती के योग्य है वही रुग्ण अनुवासन के योग्य भी है। तो अनुवासन योग्य रोगी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसमें आस्थापन के योग्य रोगी भी लिख सकते हो। और स्पेशली यहाँ पे अतिवन्नयः जिसका जठराग्नि अत्यधिक तीव्र हो, जिसका शरीर रुक्ष हो और जिसमें केवल वातज रोग उत्पन्न हुए हो, तो ऐसे मनुष्य में आप अनुवासन बस्ती विशेष प्रकार से दे सकते हो। तो ये श्लोक आपको याद रखना है। आस्थाप्य एव च अन्वास्याः विशेषात् अतिवन्नयः वृक्षाः केवल वातार्ताः। इसके बाद न अनुवास्याः त एव च ये न अनास्थाप्याः तथा। देखो अगेन जो रोगी आस्थापन बस्ती के और निरूह बस्ती के अयोग्य है वो अनुवासन बस्ती के भी अयोग्य है। क्यों? क्योंकि हम एक ही बस्ती नहीं देते। हम बस्ती कैसे देते हैं? अनुवासन और निरूह दोनों, मतलब एक दिन अनुवासन बस्ती एक दिन निरूह बस्ती ऐसे करके देते हैं। हम कंटिन्यूअस अनुवासन बस्ती और कंटिन्यूअस निरूह बस्ती प्रैक्टिकली कभी भी नहीं देते, ठीक है। इसलिए जो अनास्थाप्य है वही अनुवास्य है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद
और कुछ व्याधि दिए हैं जिसमें आप अनुवासन बस्ती नहीं दे सकते हो। श्लोका नंबर 7 सेकंड लाइन, पांडु कामला, पांडु में नहीं दे सकते हो अनुवासन बस्ती, कामला में नहीं, प्रमेह में नहीं, प्रतिशाय में नहीं। निरन्न, देखो उसमें क्या निरोह में क्या था, आहार करने के बाद, ठीक है, इसको मतलब निरोह बस्ती को खाली पेट लेना चाहिए, ठीक है, और अनुवासन बस्ती को भोजन के बाद देना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो निरन्न, तो जिसने खाना नहीं खाया है, जिसने भोजन नहीं किया है, उसमें आप अनुवासन नहीं दे सकते हो, दैट इज निरन्न। नी ही अन्न, लिहा रोग में नहीं दे सकते अनुवासन। विड़ भेदी, विड़ मीन्स मल, भेदी मीन्स टूट के निकलना, पतला मल, दैट इज अतिसार। गुरु कोष्ठ, जिसका कोष्ठ गुरु है। कफ उदर, जिसको कफोदर हुआ है, कफज उदर हुआ है। अभिसंधि, भृश स्थूल, जो अत्यंत स्थूल है, ऐसे व्यक्ति में आप अनुवासन नहीं दे सकते। इसके बाद कृमि कोष्ठ, जिसके कोष्ठ में कृमि उत्पन्न हुए हैं, ऐसे मनुष्य को आप अनुवासन नहीं दे सकते। इसके बाद आद्य मारुताः, आद्य मारुत का मतलब है उरुस्तंभ। उरुस्तंभ एक कफज व्याधि है, इसलिए आद्य मारुत मतलब उरुस्तंभ में हमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी है, क्योंकि वहाँ पे कफ दोष का आधिक्य होता है, इसलिए। इसके बाद पीते विषे गरे, गर विष पीने के बाद, ठीक है। गर विष मीन्स व्हाट, कृत्रिम विष, जैसे कि केमिकल्स है, ठीक है, कुछ लोग सुसाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में। श्लीपदी गलगंडवान, श्लीपर में नहीं देना है, श्लीपर को एलिफेंटासियस भी बोलते हैं, जिसमें लेग बहुत ही ऐसे हेवी होता है, वो कफज कंडीशन है, वो आप देख सकते हो गूगल करके। गलगंड, गलगंड में भी नहीं देना है। तो ये सारे कफज कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पे हमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी है, क्योंकि अनुवासन इज स्निग्ध, क्योंकि यहाँ पे तेल यूज होता है, इसलिए। इसके बाद ये पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, बस्ती नेत्र। तो सीधा हम जाएंगे श्लोका नंबर 18 पे। तो अब बस्ती द्रव्य कितनी मात्रा में लेना है, इसके लिए ये श्लोका बताया है। निरूह बस्ती द्रव्य की मात्रा, जो बस्ती पुस्तक में हम जो द्रव्य भरने वाले हैं उसकी ये मात्रा बताई है। निरूह मात्रा प्रथमे प्रपुंचो वत्सरे परम, तो इस निरूह में औषध द्रव्य की मात्रा प्रथम वर्ष में 1 प्रपुंज होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको व्हाट इज प्रपुंज, प्रपुंज, प्रसृत, ये पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, 1 प्रपुंज इज इक्वल टू 1 पल, आपको ये बाहर ही करना है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 पल इज इक्वल टू 4 तोला, ठीक है। तोला तो हमें पता है, व्हाट इज तोला, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला, ठीक है। 1 प्रसृत इज इक्वल टू 2 प्रपुंज, ये आप नोटबुक में लिख लो। 1 प्रपुंज इज इक्वल टू हाफ प्रसृत, ठीक है। और पल इज इक्वल टू 4 तोला, तोला इज इक्वल टू कर्ष, 4 तोला इज इक्वल टू 4 कर्ष, मीन्स व्हाट, 1 तोला इज इक्वल टू 1 कर्ष, ठीक है। ठीक ऐसे ही कर सकते हो आप। अगर इस 4 को इधर दिया, इधर अगर हमने लिया इक्वल टू चिन्ह के लेफ्ट साइड में, तो 1/4 पल इज इक्वल टू 1 कर्ष, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखो, 2 प्रपुंज इज इक्वल टू 1 प्रसृत, इस 2 को हम इधर लेके गए, ठीक है।
तो इस तरह से आप याद रखना, इसको याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम आते हैं द्रव्य मात्रा, निरूह बस्ती द्रव्य मात्रा। प्रथम है प्रकुंचो, ठीक है। तो पहले एक वर्ष के लिए कितना लेना है, एक प्रकुंच प्रथम वर्ष में एक प्रकुंच मात्रा। इसके बाद एक वर्ष के बाद क्या करना है, प्रकुंच वृद्धि ही प्रत्यब्दम यावत षट प्रसूता। हर साल में एक एक प्रकुंच से बढ़ाना है। तो अगेन एक एक प्रकुंच से बढ़ाना है मतलब यहाँ पे देखो एक एक पल बढ़ाना है या आधा आधा प्रसृत बढ़ाना है, ठीक है। ये आप याद रखो, यावत षट प्रसृता, जब तक उसकी मात्रा 6 प्रसृत हो नहीं जाती तब तक उसको एक एक साल तक हमें बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट ओके, आपका डाउट है कि प्रकुंच का मीनिंग क्या है। एक्चुअली प्रकुंच का मीनिंग कुछ भी नहीं है, बस वो एक मान परिभाषा है। वो सेकंड ईयर में वैशिष्ट्य कल्पना में आपको पढ़ने को मिलेगा कि मान परिभाषा कैसे, मतलब उसको उन्होंने एक एक चीज़ को, जैसे कि ग्राम है, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज ग्राम। हमें पता है कि ग्राम मीन्स एक गिनने का एक मोज माप है, एक माप है जिससे हम उसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रकुंच वर्ड को आपको एज इट इज याद रखना है। जस्ट आपको समझने के लिए मैंने ये बताया, क्योंकि तोला हमें पता है, क्योंकि सोने के लिए हम ये ज़्यादातर वर्ड यूज करते हैं, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, तो 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये द्रव्य ग्राम में नहीं रहेंगे, ml में रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रकुंच वर्ड को एज इट इज याद रखना है। संहिता में द्रवों के मेजरमेंट के लिए प्रकुंच, प्रसृत इत्यादि वर्ड्स आ गए हैं। बस आपको अभी के लिए फर्स्ट ईयर के लेवल के लिए बस इतना ही याद रखो, ठीक है। तो उसके बाद एक वर्ष में एक प्रकुंच है, उसके बाद हमने एक प्रसृत से वृद्धि की, एक एक प्रसृत बढ़ाया, ठीक है। एक एक प्रसृत से आगे हमें इसको बढ़ाया, एक एक प्रसृत बढ़ाया मतलब हाफ प्रकुंच बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद प्रसृतम वर्धयेत ऊर्ध्वम 12 18 से 2, इसके बाद एक एक प्रसृत से बढ़ाया। तो देखो 6 प्रसृत हो गए, ठीक है। 6 प्रसृत होने के बाद इसको आगे बढ़ाए, तो इसका चार्ट आपके बुक में रहेगा, तो आप चार्ट वाइज ही पढ़ो, श्लोका की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ईयर वाइज आप चार्ट बनाओ, वो इजी रहेगा। इसके बाद इसको एक एक प्रसृत से प्रमाण से बढ़ाया, ठीक है। फिर 18 वर्ष की अवस्था में ये प्रमाण हो जाएगा 12 प्रसृत, 12 18 से 2, 18 वर्ष की आयु में इसका प्रमाण हो जाएगा 12 प्रसृत। इसके बाद ये 12 प्रसृत जो प्रमाण है वो 70 साल तक कंटिन्यू रहेगा, इसको हमें बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है। फिर इसके बाद 70 साल के बाद, ठीक है, 70 वर्ष की अवस्था के बाद फिर इसको हमें लेना है 10 प्रसृत, मतलब 12 प्रसृत से थोड़ा 2 प्रसृत कम, ठीक है। तो ये मात्रा उसके लिए होनी चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल सा चार्ट बना दो, आपको जैसे समझे वैसा। इसके बाद तो ये किसके लिए मात्रा थी, निरूह बस्ती द्रव्य मात्रा। इसके बाद हम देखेंगे अनुवासन बस्ती के लिए मात्रा क्या होनी चाहिए। यथा यथम निरूहस्य पादो मात्रा अनुवासने, मतलब पाद मीन्स व्हाट, 1/4, तो निरूह की मात्रा जितनी थी
उससे 1/4 मात्रा रहेगी अनुवासन बस्ती की। ठीक है, तो अगर समझो इसमें निरूह बस्ती की मात्रा अगर 4 पल है, जस्ट समझो, तो यहाँ पे कितनी रहेगी? 1 पल। ठीक, इसी तरह से उसको 4 से डिवाइड करना है। देखो, पाद मीन्स चतुर्भाग। इसके बाद बस्ती विधि हम बाद में देखेंगे। सीधा आ जाओ श्लोका नंबर 38 पे। अब हम देखेंगे बस्ती द्रव्य निर्माण विधि। ठीक है, हम क्रम से जा रहे हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया तो भी आपको क्रम से ही लिखना है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। श्लोका नंबर 38। तो निरूह बस्ती द्रव्य की मात्रा के बाद हम देखेंगे ये द्रव्य बनाना कैसा है। ठीक है, श्लोका नंबर 38। क्वाथय, इसको बोलते हैं निरूह कल्प, निरूह का कल्प। ठीक है, क्वाथय विंशति फलम द्रव्य से अष्टो फलानि च। तो जो निरूह बस्ती के लिए आप जिस द्रव्यों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, उस द्रव्य का प्रमाण रहेगा विंशति पल, बस्ती का द्रव 20 पल। ठीक है, और उसके साथ क्या रहना है? अष्टौ फलानी, यहाँ पे फल वर्ड है मदन फल के लिए। ठीक है, अष्टौ फलानी, 8 मदन फल लेने हैं। यहाँ पे 20 पल निरूह बस्ती द्रव्य प्लस 8 मदन फल। इसके बाद द्रव्य मतलब क्या? इसका जस्ट 20 पल उसका द्रव्य रहेगा। उसके बाद उसका क्वाथ बनाना है। इसको क्या करना है? ततः क्वाथात् चतुर्थांशं स्नेहम वाते प्रकल्पयेत्। तो इसका हमें क्वाथ बनाना है। ठीक है, इसमें 20 पल लेके द्रव्य लेके उसमें 8 मदन फल डाल के उसमें उसका हमें क्वाथ बनाना है। क्वाथ कैसे बनाना है, मतलब कितना कितना जल शेष रहने तक हमें क्वाथ काढ़ा बनाते रहना है, वो बताया है आगे। ततः क्वाथा चतुर्थांशं स्नेहम वाते प्रकल्पयेत्, क्योंकि इसमें बाद में हमें स्नेह भी मिक्स करना है। ठीक है, काढ़े में हमें स्नेह भी डालना है। स्नेह मतलब चाहे वो घृत हो, तेल हो, वसा हो या मज्जा हो। ठीक है, तो वात व्याधि के लिए चतुर्थांश स्नेह मिक्स करना है। और पित्त रोग में और स्वस्थ व्यक्ति में षष्ठांश मतलब 1/6 इतना स्नेह, ये किसके प्रमाण से है? काढ़े के प्रमाण से। समझो क्वाथ इतना बना तो क्वाथ के प्रमाण से 1/4 रहेगा वात रोग के रुग्ण के लिए, 1/6 स्नेह का प्रमाण रहेगा पित्त रोग में और स्वस्थ व्यक्ति में, एंड 1/8 रहेगा बाकी मतलब कफज में। थर्ड रह गया कफज, तो कफज में रहेगा 1/8। इसके बाद सर्वत्र च अष्टमं भागम तल्पात् भवति या यथा। इसके बाकी के कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? उसका तल्प का अथवा भाग या उतना तल्प उसमें मिला सकते हो। कभी कभी क्या होता है, तल्प भी डालना होता है। ठीक है, निरूह बस्ती के द्रव्य में, तो बाद में आपको वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद ये आपका जो द्रव्य है वो कैसा होना चाहिए? न अति, न अच्छा और न सांद्र। अच्छा मीन्स ज़्यादा पतला भी ना हो और न सांद्र मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, मतलब मीडियम होना चाहिए। बसते हैं पलमात्रम गुड़ से, और लास्ट में इसमें आप 1 पल गुड़ डालोगे, गुड़ को बारीक करके डालोगे।
और इसमें युक्ति से मधु और पटु आदि डालना है। मधु डालना है और पटु मीन्स लवण डालना है। तो ये है निरूह बस्ती के द्रव्य का निर्माण विधि, इसको बोलते हैं निरूह कल्प। इसके बाद तो इसका निर्माण विधि कैसा है आगे बताया है। सर्वम तदेकतः, इन सबको एक साथ में एक पात्र में लेना है। उष्ण अम्बु कुंभी बाष्पेन तप्तम खज समाहतम, मतलब उसको क्या करना है कि वो गरम, थोड़ा सा गरम ही होगा वो द्रव्य, और उसको क्या करना है, उसको मथनी से मथना है। ठीक है, जैसे हम छाछ बनाते हैं ना, छाछ बनाते हैं वैसे हम रवि से उसको एक मंथन संस्कार करते हैं, वैसे उसको मथना है। और उसमें प्रक्षिप्य वस्तु प्रणयित पायो न अति उष्ण शीतल, तो ये द्रव्य कैसा होना चाहिए, न अति उष्ण, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्निग्ध नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रुक्ष नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं, ज़्यादा मृदु नहीं, न अति अच्छा, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, न उन अति मात्रम, ज़्यादा कम भी ना हो और अति मात्रा में भी द्रव्य ना हो, न अपटु, मतलब उसमें लवण थोड़ा सा डालना है, न अपटु मतलब बिना लवण के तो नहीं देते हम बस्ती, और लवण अति मात्रा में भी नहीं डालते। अगेन अम्ल का भी वैसा है, थोड़ा सा अम्ल डाल सकते हो, ठीक है, अधिक अम्ल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है, यहाँ पे जस्ट बताया है। इसके बाद इसका निर्माण विधि का और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्लोका नंबर 45। अगेन ये थोड़ी दूसरी मात्रा दी है, ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मात्रांतरी परिकाम कुर्या स्नेहमाक्षिकयोः पृथक्, तो यहाँ पे 43 में बताया है कि बस्ती द्रव की मात्रा कितनी लेनी है, तो स्नेह और मधु की मात्रा, स्नेहमाक्षिकयोः, स्नेह और मधु की मात्रा 3 पल लेनी है, ऐसा जस्ट बोला है। माणिमंथ मतलब सेंधा नमक की मात्रा आधा कर्ष लेने को बोला है, कर्ष अर्धम। कल्क पल द्वयम, कल्क का मात्रा 2 पल लेने को बोला है, और बाकी के शेष द्रव्य आप पूरे टोटल आप 10 पल ले सकते हो, टोटल द्रव्यों का मिश्रण। तो इसको आप स्किप करो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिश्रण विधि, बस्ती द्रव्य का मिश्रण कैसे करोगे, ये श्लोका बाहर करो। माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्, ठीक है। तो आप निरो बस्ती कैसे बनाओगे, एक पात्र में सबसे पहले आप लोगे मधु, शहद लोगे, शहद को आप मथनी से मंथन संस्कार करोगे, इसके बाद शहद में आप डालोगे सेंधा नमक, ठीक है। तो प्रमाण क्या है हमने ऑलरेडी देखा है, सेंधा नमक डालोगे, अगेन उसको आप मंथन संस्कार करोगे, उसके बाद आप डालोगे स्नेह, जैसे बोला था ना 1/4 1/6 1/8 वो स्नेह डालना है, फिर इसको अच्छे से मथना है, फिर उसके बाद कल्क डालना है। कल्क मीन्स व्हाट, चूर्णों को पानी में भिगोया तो उसको बोलते हैं कल्क, ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद रखो। और समझो कि ताजी वनस्पति है, उसको हमने पीसा तो उसका जो गोला बनता है उसको भी कल्क बोलते हैं, ठीक है। स्वरस सहित वो वनस्पति उसको बोलते हैं कल्क। क्वाथम इति क्रमात्, सबसे लास्ट इसमें क्वाथ डालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है, इसको बाहट करना है, ये सिर्फ एक लाइन बाहट करो। माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्वाथ डालना है। अगर आपने ये क्रम फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, मधु, एक मधु का लेयर बनता है, एक स्नेह का लेयर बनता है और एक क्वाथ का लेयर। अब जैसे आप फ्लास्क में देखोगे, मेजरिंग फ्लास्क में वो अगर ट्रांसपेरेंट हो तो आपको तीनों लेयर सेपरेट दिखते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से इसको मिक्स करते हो, अच्छे से मंथन संस्कार करते हो, तो वो पूरा मिश्रण एक जीव हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने देखा बस्ती द्रव्य, उसका प्रमाण, निर्माण विधि, अनास्थाप्य, अस्थाप्य, अनुवासन, अनुवासन, ये सारे पॉइंट्स हमने आज देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बस्ती का प्रधान विधि देखेंगे। तो आज हमने देखा ये सारा पूर्व कर्म था, तो ये सारा संभार संग्रह जो है वो पूर्व कर्म में इंक्लूड होता है। गुड आफ्टरनून ऑल।
लास्ट लेक्चर में हमने बस्ती प्रधान कर्म देखा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पश्चात कर्म। तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में पश्चात कर्म भी देखा था। तो श्लोका नंबर 27, 28 और 29 ये कॉमन पश्चात कर्म है, ठीक है, कॉमन पश्चात कर्म। तो ये दोनों भी आप अनुवासन के अंडर भी लिख सकते हो और निरूह के अंडर भी लिख सकते हो। तो इसके बाद अनुवासन बस्ती के बाद पश्चात कर्म क्या करना है, उसके लिए स्पेसिफिक पश्चात कर्म बताया है, विशेष पश्चात कर्म ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दीप्ताग्निम तो आगतम स्नेहम सायान्नम भोजयेत लघु। हमने देखा है कि स्नेह द्रव्य, आगत स्नेह, स्नेह द्रव्य बाहर निकलने के बाद दीप्त अग्नि, भूख लगने के बाद उस पेशेंट को शाम को लघु भोजन खिलाना चाहिए, ठीक है। और इसका निवृत्ति काल, ठीक है, क्या है, स्नेह बस्ती आगम काल 3 याम बोला है, ठीक है। 3 याम मीन्स 3 पहर, 9 आवर्स, ठीक है। तो अगर 3 याम में भी ये स्नेह बाहर नहीं आता है तो क्या करना है, 1 अहोरात्र उपेक्षा करनी है, ठीक है। तो ये सारा पश्चात कर्म में ही आएगा। 1 अहोरात्र मतलब 24 आवर्स उपेक्षा, उपेक्षा करना मीन्स जैसा है वैसे जाने देना, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, उपेक्षा करना। फिर उसके बाद 1 अहोरात्र में भी अगर उसको वेग नहीं आया, स्नेह बाहर नहीं आया, तो फिर उसके बाद हम उसे देंगे फलवर्ती। तो आपको पॉइंट वाइज ये लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा, निवृत्ति काल, हाँ, निवृत्ति काल 3 याम, ठीक है। 3 याम में भी अगर बस्ती नहीं आया तो अहोरात्र उपेक्षा, अहोरात्र उपेक्षा करने के बाद भी स्नेह बाहर नहीं आया तो फलवर्ती, और उसके बाद फलवर्ती से भी नहीं हुआ तो तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करना है। तीक्ष्ण जैसे कि क्षार है, लवण है, ठीक है, ऐसे आगे दिया है। तो कुर्यात यत्नम स्नेह निवृत्तये, तो स्नेह निवृत्ति के लिए हमें प्रयत्न करना है, ठीक है। फलवर्ती यूज करो और तीक्ष्ण बस्ती का यूज करो। उसके बाद अगेन विशेष चिकित्सा, तो देखो कंडीशन वाइज चिकित्सा बदलती है। तो अगेन यहाँ पे और एक अवस्था बताई है कि रुग्ण का शरीर अति रुक्ष है। तो अति रुक्ष है तो पूरा स्नेह एब्सॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अतिरौक्षात आदन आगच्छन, ठीक है, अतिरौक्षाद न आगच्छन। तो अगर अतिरुक्षता की वजह से स्नेह बाहर ही नहीं आया और उसके शरीर में जाड्य आदि लक्षण भी नहीं दिखाई दिए, तो देखो 2 कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन है अतिरुक्षता के कारण पूरा का पूरा स्नेह पच गया या एब्सॉर्ब हो गया। दूसरी कंडीशन है कि अतिरुक्षता है लेकिन पूरा स्नेह नहीं पचा, कुछ बाकी भी है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिस कंडीशन में पूरा स्नेह पचा है उसको ऐसे ही जाने देना है, उसकी उपेक्षा करनी है। लेकिन अगर उसमें जाड्य आदि लक्षण दिखाई दे, तो जाड्य मीन्स गुरुता, गुरुता क्यों दिखाई देगी, क्योंकि स्नेह का गुण है गुरु, ठीक है। तो अगर जाड्य आदि लक्षण नहीं दिखाई देते तो ही उपेक्षा करो, ठीक है। उपेक्षा करो और क्या करो, उसको उसके दूसरे दिन सुबह क्या करना है, प्रातः नागर धान्य अम्भहा, नागर मीन्स शुंठी, धान्य का आपको पता है कोरिएंडर, ठीक है, धनिया, धनिया भी बोलते हैं। तो धनिया और शुंठी उसको पानी में उबालकर उसका कोष्ण जल उसको पीने को देना है, अथवा केवल कोष्ण जल उसको पिलाना है। कोष्ण मीन्स गुनगुना पानी, मतलब वो पीने योग्य हो, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, ठीक है। तो उसको रात्रि भर विश्रांति लेने के बाद, विश्राम करने के बाद दूसरे दिन सुबह नागर धान्य अम्ब कोष्ण जल पीने को देना है, अथवा केवल कोष्ण जल पीने को देना है। तो ये था अनुवासन बस्ती का पश्चात कर्म, अवस्थानुसार पश्चात कर्म। उसके बाद जो वात रोगी है, जिसके शरीर में रुक्षता अधिक है,
उसके लिए हमें अनुवासन का प्रयोग फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। अनुवासयेत तृतीये अन्नी पंचमे वा पुनश्च तम। अन्नी मीन्स दिवस, ठीक है। तो अनुवासन के बाद आप तीसरे दिन और पांचवें दिन पुनः अनुवासन बस्ती दे सकते हो। कब तक देना है? यथा वा स्नेह पक्ति ही, जब तक उसके स्नेह का पाचन नहीं होता, ठीक है, और जब तक अनुवासन के सम्यक स्निग्ध लक्षण नहीं दिखते तब तक, ठीक है। स्याद अतो अति उल्बण मारुतान, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य में, कौन से मनुष्य के लिए आप डेली अनुवासन बस्ती दे सकते हो, ठीक है। नित्य अनुवासन बस्ती योग्य पुरुष, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है? अति उल्बण मारुतान, जिसके शरीर में वात दोष की उल्बण मीन्स अधिकता है, अति मात्रा में, हाँ। व्यायाम नित्यान, देखो जो डेली व्यायाम करते हैं उन्हें आप डेली अनुवासन बस्ती दे सकते हो, मीन्स देना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से क्या होता है? व्यायाम से शरीर में रुक्षता आती है। दीप्ताग्नि, जिसका अग्नि प्रदीप्त हो, जाठर अग्नि प्रदीप्त हो। रुक्षांश्च प्रतिवासरम, मतलब जिसका शरीर रुक्ष हो। तो कितने पॉइंट है यहाँ पे? 4 पॉइंट्स है। देखो इन 4 कंडीशंस में आप रुग्ण को डेली प्रतिदिन अनुवासन बस्ती दे सकते हो। फर्स्ट अति उल्बण मारुत, सेकंड व्यायाम नित्य, थर्ड प्रदीप्त अग्नि एंड फोर्थ रुक्ष शरीर। तो देखो पॉइंट वाइज आपको लिखना है, याद रखना है। इसके बाद इति स्नेहे त्रिहि चतुरैहि, तो स्नेह बस्ती देने के बाद 3 या 4 स्नेह बस्ती देने के बाद स्निग्धे, शरीर स्निग्ध होने के बाद, ठीक है। तो देखो अभी हमने कंटिन्यूअस 3 या 4 बार उसको स्नेह बस्ती दिया, तो स्नेह बस्ती देने से क्या होगा? उसका शरीर स्निग्ध होगा, ठीक है। तो शरीर जो अति मात्रा में जो स्निग्ध हुआ है, ठीक है, तो उसके स्रोतों को शुद्ध भी तो करना चाहिए ना, तो उसके लिए हमें देना है निरूह बस्ती, ठीक है। इति स्नेहे त्रिहि चतुरैहि स्निग्धैहि, स्रोतों के विशोधन के लिए स्रोतो विशुद्धये निरूहम शोधनम युञ्जात अस्निग्धे स्नेहनम तनोहो, ठीक है। तो उसके स्रोतों को शुद्ध करने के लिए हमें निरूह बस्ती करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना सब करने के बाद भी उसके शरीर का अच्छी तरह से स्नेहन नहीं हुआ, तो क्या करना है? हमें उसको स्नेहपान आदि देना है, या तो स्नेहपान दो या तो स्निग्ध बस्ती फिर से दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोटो क्या है? उसके वात रोगी जिसका शरीर रुक्ष है, जिसका अग्नि प्रदीप्त है, जो नित्य व्यायाम करता है, उसको हमें स्नेहन देना है, उसके शरीर को हमें स्निग्ध करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट देखो याद रखने जैसा है कि जिसका अग्नि अच्छा है, जो नित्य व्यायाम करता है, जिसका शरीर रुक्ष है, उसको डेली अनुवासन बस्ती लेना चाहिए। उसके बाद पंचमे अथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे, तो निरोह बस्ती प्रयोग का काल, मतलब आपको निरोह बस्ती कब देना है, ठीक है। पहला जो हमने प्रधान कर्म देखा था वो हमने अनुवासन बस्ती के लिए बताया, ठीक है। तो सेम जो पोजीशन है, ठीक है, वाम पार्श्व पोजीशन है, दक्षिण शक्ति संकोच, वाम को प्रसारण करना है, ये जो सब था प्रधान कर्म, ये दोनों बस्तियों के लिए कॉमन है। लेकिन निरोह बस्ती का उन्होंने प्रयोग का काल बताया है, कब देना है? अनुवासन बस्ती देने के बाद पंचमे अथ तृतीय, तीसरे या पांचवें दिन। तो देखो 3 और 5 यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए कोई चांस नहीं है, ठीक है। 3 और 5 याद रखो, ठीक है। सिंपल है कि शुभ दिन में ही देना है। और दूसरी बात, काल कौन सा है? मध्याह्ने, मध्याह्न में आपको निरोह बस्ती देनी है। और किंचित आवृते, मतलब थोड़ा दिन निकल जाने के बाद, कुछ थोड़ा दिन ढल जाने के बाद, प्रयुक्ते बलि मंगले, जैसे मंगल स्वस्ति वाचन है, ठीक है, ब्रह्म दक्षाश्वी वो श्लोक है जो वमन विधि में जो मंगलाचरण जो बोला है वो, और बलि भी देने को बोला है, तो वो काल में शायद बलि भी देते होंगे। अभ्यक्त, अभ्यक्त मीन्स अभ्यंग करा के, स्वेदितो स्वेदन करा के,
सबसे पहले अभ्यंग करो, फिर स्वेदन करो। उत्सृष्ट मलम, मलमूत्र का त्याग करके, न अति बुभुक्षितम, मतलब देखो निरोह बस्ती हमें खाली पेट देना है, ओके। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि उसको ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, खाली पेट देनी है, लेकिन उसको अति मात्रा में बुभुक्षा मतलब अति मात्रा में क्षुधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तो उसका व्यापद होगा। तो निरोह बस्ती की अवस्था एंड काल। फर्स्ट तो काल, पंचमे और तृतीय आफ्टर अनुवासन, मध्याह्ने किंचित आवृते। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यक्त स्वेदित उत्सृष्ट मल न अति बुभुक्षित। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। निरोह बस्ती कब देते हैं वो पॉइंट्स। इसके बाद अवेक्ष पुरुषम दोष भेषज आदिनी चादरात, पुरुष के दोष और भेषज आदि का विचार करके, मतलब कौन से औषधि से अनुवासन देनी है, उसके पुरुष में मतलब पेशेंट में दोषों की अवस्था क्या है, ये सब कुछ सोच के हमें विचार विमर्श करके ही उसको निरोह बस्ती देनी है। तो निरोह बस्ती की कल्पना करनी है, मीन्स उसका जो बस्ती द्रव्य है उसको बनाना है, ठीक है। तो बस्ती द्रव्य निरोह बस्ती निर्माण की विधि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। निरोह बस्ती द्रव निर्माण विधि, उसको मिक्स करने का क्रम भी देखा था। मंथन संस्कार क्या था, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वातमिति क्रमात्। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे निरोह का पश्चात कर्म। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, अनुवासन का पश्चात कर्म, कि स्नेह कितने देर में आना चाहिए, इतने देर में नहीं आया तो कितनी देर उपेक्षा करनी है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम निरोह में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निरोह का प्रत्यागम काल क्या है। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, प्रत्यागम काल, प्रति प्लस आगम काल। प्रत्यागम मीन्स वापस लौट आना, मतलब पक्वाशय में हमने जो द्रव्य प्रविष्ट किया है वो पर्टिकुलर काल के बाद वापस आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो हमने द्रव्य प्रविष्ट किया है वो दोषों के साथ बाहर निकल जाता है, चाहे वो काढ़ा हो या तेल का बस्ती हो, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो निरोह के बाद निरोह का जो प्रत्यागम काल है वो क्या है, परम काल। तो क्या है, एक मुहूर्त, इसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। अनुवासन में कितना था, 3 याम, निरोह में कितना है, 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त मीन्स 48 मिनट्स, ओके। आगतो परमः कालो मुहूर्तो मृत्यवे परम, अगर 1 मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर अगर काढ़ा बाहर नहीं आता तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो इसमें इस काल में अगर नहीं आया द्रव्य तो क्या करना है, उसके अनुलोमन के लिए, उसके मल के अनुलोमन के लिए स्नेह द्रव्य, क्षार द्रव्य, मूत्र या अम्ल द्रव्य देने चाहिए, ठीक है। त्वरितम स्निग्ध तीक्ष्ण उष्णम बस्ती, तो त्वरित आपको स्निग्ध बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, स्निग्ध तीक्ष्ण उष्ण इत्यादि बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और विदध्यात फलवर्ती, यहाँ पे भी फलवर्ती का विधान है। तो स्वेदन उत्तरासन, आप स्वेदन भी दे सकते हो, ठीक है, स्वेदन भी दे सकते हो, फलवर्ती भी दे सकते हो। और कभी कभी आपको फाइनली इसमें से कुछ भी नहीं वर्क किया तो त्रासन चिकित्सा भी देनी पड़ती है। त्रासन चिकित्सा मीन्स व्हाट, उसको त्रास हो, जैसे कि उसको भयभीत कराओ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य को भयभीत होने के बाद भी मोशन आती है, इसलिए उसको आप त्रासन चिकित्सा या कोई दुखद न्यूज़ सुनाओ उसको, ठीक है। कोई दुखद ऐसे न्यूज़ उनको सुनाने के बाद उसको शायद वो भयभीत हो जाए, और उसको भयभीत होने से क्या होता है, भयभीत होने से वात बढ़ता है, ठीक है। तो भयभीत होने से शायद उसकी जो बस्ती है वो बाहर निकल आए, जो काढ़ा जो प्रविष्ट किया है वो बाहर निकल आए, ठीक है। तो समझो अब 1 मुहूर्त काल हो गया और बस्ती द्रव्य बाहर निकल गया। तो उसके बाद क्या करना है, उत्तान शयन करना है। अनुवासन में भी हमने सेम किया था, ठीक है।
तू निरुह तन्मना भवेत। ओके, निरोबस्ती देने के बाद उसका जो द्रव्य है वो लौट आने के बाद कृत उपधान, उपधान मीन्स तकिया, पिलो, ठीक है, सिर के नीचे पिलो लेके उसको सोने को बोलना है, ठीक है। और प्रतीक्षा करनी है वेग की, ठीक है। वेग की प्रतीक्षा मीन्स उसका जो काढ़ा जो अंदर प्रविष्ट किया है वो बाहर आने की प्रतीक्षा करे। और बाहर आने मतलब वेग अगर उसको फील हो कि उसको मोशन आने वाली है तो उसको उत्कट आसन में, उत्कट आसन में बैठ के मल का त्याग करना है, ठीक है। तो मल त्याग की जो पोजीशन है उसको उत्कट आसन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन टॉयलेट वाली पोजीशन है, यहाँ पे नॉट वेस्टर्न, तो वो जो पोजीशन है उसको बोलते हैं उत्कट आसन। तो हमने पहले क्या किया, कृत उपदान, उसको तकिया देके सुलाया उत्तान अवस्था में। फिर उसके बाद हमने उसको वेट करने को बोला, विश्राम करने को बोला। फिर उसके बाद अगर एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद भी द्रव नहीं आया तो क्या क्या करना है वो हमने देखा। उसके बाद स्वयं एव निवृत्ते तु द्वितीयो बस्ती ही इष्यते। देखो, स्वाभाविक रूप से स्वयं एव निवृत्ते, खुद से ही उसको काढ़े को बाहर आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आया तो आवश्यकता के अनुसार आप दूसरी बस्ती भी दे सकते हो और तीसरी बस्ती भी दे सकते हो। 2 या 3 या 4 बस्तियाँ, निरूह बस्तियाँ आप दे सकते हो, यावत, जब तक उसको सम्यक निरूह के लक्षण ना दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद तो निरूह बस्ती के सम्यक योग, हीन योग और अति योग के लक्षणों को कैसे जानना है, विरेचन के समान। विरेचन का अध्याय हमने पढ़ा है ना, उसमें हीन योग, सम्यक योग, अति योग के जो लक्षण है वही लक्षण निरूह के होते हैं। तो देखो सीईटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सम्यक निरूह लक्षण, ठीक है, सीन एज, कैसे कैसे दिखते हैं, सम्यक विरेचन की तरह। हीन योग विरेचन के हीन योग की तरह, अति योग विरेचन के अति योग की तरह। इसके बाद योगे तु भोजयेत कोष्णेन वारिणा स्नातम तनु धन्वरस ओदनम। तो सम्यक योग के पश्चात, इसके बाद पश्चात कर्म क्या करना है, तो ये पॉइंट भी पश्चात कर्म के अंडर आएगा। निरूह बस्ती के सम्यक योग हो जाने के बाद उसको कोष्णेन वारिणा, गुनगुना जल, गुनगुने जल से उसको स्नान करवाना है। और स्नान के बाद धन्व रस, धन्व मीन्स जांगल, रस मीन्स मांस रस, जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ ओदन, ओदन मीन्स चावल, चावल खिलाना है, ठीक है। तो ये था पश्चात कर्म, सम्यक निरूह पश्चात कर्म। विकाराये निरूढ़स्य भवन्ति प्रचलई मले। देखो, तो निरूढ़ मीन्स व्हाट, जिसको निरूह बस्ती दिया है ऐसा मनुष्य, दैट इज कॉल्ड एज निरूढ़। तो निरूढ़ मनुष्य को काढ़े का मतलब निरूह बस्ती देने के बाद उसके जो मल है पक्वाशय में वो प्रचल हो जाते, प्रचलित हो जाते हैं, मतलब अपने स्थान से इधर उधर हो जाते हैं। तो वो अपने स्थान में वापस आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं, सुखोष्ण अम्बु से उसको गुनगुने जल से स्नान करवाते हैं और मांस रस और चावल खिलाते हैं। तो गुनगुने जल से स्नान करने से और मांस रस के साथ चावल खाने से उसके वात का शमन हो जाएगा। इसके बाद अथ वातार्दितम, अर्दित मीन्स पीड़ित, वात रोग से पीड़ित मनुष्य को आप निरूह के बाद पुनः अनुवासन बस्ती दे सकते हो, मतलब देना चाहिए। इसके बाद तो हमने निरूह के हीन योग, अति योग, सम्यक योग के लक्षण देखे विरेचन के समान। तो अनुवासन के लिए क्या है, स्निग्ध लक्षण के समान, स्नेहपान के लक्षण के समान, ठीक है। अनुवासन का सम्यक योग, हीन योग, अति योग, स्नेहपान के समान समझना चाहिए। तो सम्यक योग में क्या लक्षण मिलते हैं, किंचित कालम स्थितो, कुछ समय तेल पक्वाशय में रहता है और बाद में वो पुरुष के साथ, मल के साथ बाहर निकलता है
और वायु के साथ, स अनुलोम अनिलः, वायु के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये है अनुवासन का सम्यक योग। इसके बाद दोषानुसार बस्ती संख्या बताई है। कफ दोष में बलासे, बलासे इज वर्ड फॉर कफ, बलास इज इक्वल टू कफ। तो कफ दोष में 1 या 3 स्नेह बस्ती देनी है, तो ये स्नेह बस्ती के लिए है। ठीक है, अनुवासन बस्ती के लिए है। पित्त दोष में 5 या 7। अनिल वात दोष में 9 और 11। तो जस्ट आप नंबर से याद रखो, 1 और 3, 5 और 7, 9 और 11। तो ये देखो सारे ऑड नंबर्स है, यहाँ पे इवन नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, पुनः ततो अपि अयुग्मास्तु, युग्म मीन्स इवन नंबर्स। ठीक है, अयुग्म मीन्स ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स उतने दिन तक आपको बस्ती का प्रयोग, स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो हम उत्तर बस्ती देख रहे हैं। श्लोका नंबर 70। बस्तौ रोगेषु नारीणां योनिः गर्भाशयेषु च। बस्तौ रोगेषु मतलब बस्तीगत रोगों के लिए। तो बस्ती मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है, मूत्राशय। तो मूत्राशय से रिलेटेड या मूत्र मार्ग से रिलेटेड अगर कोई व्याधि हो, मूत्र रोग हो, बस्ती के रोग हो, तो ऐसी कंडीशन में, और नारियों में योनि या गर्भाशय की व्याधियों में द्वित्र अस्थापन शुद्धेभ्यो विदद्यात् बस्तिम उत्तरम। तो नारियों में बस्ती के रोगों में, योनि रोग में, गर्भाशय के रोग में हम उत्तर बस्ती कब दे सकते हैं, 2 या 3 आस्थापन बस्ती देने के बाद, उसके मलाशय को, उसके मलाशय की शुद्धि होने के बाद। मलाशय मतलब मलाशय या पक्वाशय दोनों भी मीनिंग ले सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि उत्तर बस्ती देने से पहले हमें 2 या 3 निरोह बस्तियों का प्रयोग करना है। तो 2 या 3 निरोह बस्ती देने के बाद ही उत्तर बस्ती देनी है। इसका रीजन क्या है, मलाशय की शुद्धि के लिए। शुद्धेभ्यो आस्थापन शुद्धेभ्यो विदद्यात् बस्तिम उत्तरम, उसके बाद उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। इसके बाद नेत्र का प्रमाण। तो उत्तर बस्ती के नेत्र का प्रमाण, तो ये जो प्रमाण दिया है ये पुरुष के लिए दिया है, ये बात याद रखो। आतुर अंगुल मानेन तत् नेत्रम 12 अंगुलम। आतुर अंगुल मतलब जो पेशेंट है उसके अंगुली से, ठीक है, उसके अंगुली से 12 अंगुल प्रमाण तक उसका नेत्र की लेंथ होनी चाहिए। वृत्तम गोपुच्छवत मूल मध्ययोः कृत कर्णिकम। तो मैं आपको इमेज दिखा के समझाती हूँ। देखो ये अपना बस्ती यंत्र है, तो ये बस्ती नेत्र है, राइट, ये बस्ती पुटक है और ये बस्ती नेत्र है। तो इसका जो मूल भाग है ये अग्र भाग होता है और ये मूल भाग होता है। यहाँ पे हम बस्ती पुटक को बांधते हैं, राइट, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हम प्रविष्ट करते हैं मूत्र मार्ग में या अपत्य मार्ग में। तो गोपुच्छ आकार बोला है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि नेत्र का आकार गोपुच्छ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो इसका परिणाह बड़ा है, तो गाय की पूंछ की तरह ये देखो ऐसे नैरो होता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए गोपुच्छ आकारम। और इसका जो अग्र भाग का जो परिणाह है, सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, वो कितना होना चाहिए, सिद्धार्थक 72 की फर्स्ट लाइन देखो, सिद्धार्थक प्रवेश अग्रम। अग्र मीन्स अग्र, इसका अग्र भाग, इसका परिणाह कैसा होना चाहिए, उससे एक सिद्धार्थ प्रवेश कर सके। सिद्धार्थ मीन्स व्हाट, जो सर्षप होता है, सर्षप में 2 प्रकार होते हैं, श्वेत सर्षप और सर्षप। श्वेत सर्षप मतलब जो सफेद सर्षप या सफेद राई भी हम उसको बोल सकते हैं।
तो सफेद राई निकले उतना इसका परिणाम होना चाहिए। और ये नेत्र कैसा होना चाहिए? श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण होना चाहिए। और हेम आदि संभवम, क्योंकि हमने इसको धातुओं से बनाया था, हेम, रजत, सुवर्ण आदि धातुओं से बनाया था। और इसका आकार कैसा होना चाहिए? 72 की सेकंड लाइन, कुंद अश्वमार सुमनः पुष्प वृंतोपमम, कुंद पुष्प की तरह, अश्वमार मीन्स कण्हेर पुष्प की तरह, उसके कण्हेर पुष्प की वृंत की तरह, उसका जो डेट होता है ना फूल का, उसकी तरह उसका आकार होना चाहिए और वो दृढ़ होना चाहिए, जिससे वहाँ पे हम उसको बस्ती पुटक बांध सके। और इसको कर्णिकाएं होनी चाहिए, 2 कर्णिकाएं होनी चाहिए, जहाँ पे हम बस्ती पुटक बांध रहे वहाँ पे 2 कर्णिकाएं होनी चाहिए और एक कर्णिका उसके मध्य की ओर होनी चाहिए, इस तरह से। 71 की सेकंड लाइन। तो इस तरह से उत्तर बस्ती के नेत्र के प्रमाण का वर्णन यहाँ पे किया है। इसके बाद 73 की फर्स्ट लाइन देखो, तस्य बस्ती ही मृदु लघु मात्रा, तस्य बस्ती ही मृदु लघु मात्रा शुक्ति विकल्प्य वा। तो इसका जो बस्ती पुटक वो कैसा होना चाहिए? मृदु होना चाहिए, मतलब उसके कंपेयर टू दैट बस्ती पुटक, जो हम गुद मार्ग से जो बस्ती देने वाले हैं उससे, उसके बस्ती पुटक से ये जो बस्ती पुटक है वो थोड़ा सा मृदु होना चाहिए। और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? शुक्ति, 1 शुक्ति मतलब 2 कर्ष और 2 तोला। तो हमें शुक्ति, तोला, कर्ष का कन्वर्जन हमने पहले देखा है। तो स्नेह द्रव्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 शुक्ति। जितनी ह्रस्व स्नेहपान की मात्रा थी उतनी। इसके बाद श्लोका नंबर 73 सेकंड लाइन, यहाँ पे पुरुष में दी जाने वाली बस्ती विधि का वर्णन है। ठीक है, उत्तर बस्ती इन पुरुष, उत्तर बस्ती इन मेल्स। तो क्या है? अथ स्नात अशीतस्य आस्य, तो स्नान करके पथ्य भोजन, अशीत पथ्य भोजन करके उसको स्नेह बस्ती मतलब उत्तर बस्ती, स्नेह का उत्तर बस्ती देने का विधान किया गया है। रुजो हो सुख उपविष्टस्य पीठे जानु समय मृदो, तो उसको जानु सम, घुटने इतना ऊंचा आसन होना चाहिए, घुटने जितना। ठीक है, जानु सम आसन, आसन मृदु होना चाहिए। सुख उपविष्ट से मतलब सुख से आराम से बैठना चाहिए और रुजो मतलब सीधा बैठना चाहिए। ठीक है, तो बैठना कैसा है उत्तर बस्ती के लिए? पुरुष के लिए ये विधान किया गया है। रुष्टे मेढ्रे स्थिते च रुजौ शनैहि स्रोतो विशुद्धये, तो मेढ्र रुष्ट स्थिति में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो रुष्ट मतलब इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, जिससे जो हम नेत्र प्रवेश कर रहे हैं उसमें कठिनाई ना हो। तो इसके अलग अलग मीनिंग मतांतर है, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जस्ट इतना ही याद रखो कि मेढ्र मार्ग से हम बस्ती दे रहे हैं। तो जो हम बस्ती की जो शलाका, सूक्ष्म शलाका प्रवेश करके हम पहले देखेंगे कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, राइट। इसके लिए हम पहले शलाका प्रविष्ट करके देखेंगे। शुद्धे अनुसेवनी, सेवनी मतलब यूरेथ्रल स्फिंक्टर से हम उसको प्रवेश करेंगे सूक्ष्म शलाका को। तो पहले शलाका डाल के पहले देखते हैं कि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम नेत्र प्रवेश करते हैं। कहाँ तक प्रवेश करते हैं? आमेहनांतम, मूत्र मार्ग के अंत तक उसको हम पूरे यूरेथ्रा में उसको हम नेत्र प्रविष्ट करते हैं। और नेत्र प्रविष्ट कैसे करना है? निष्कंपम गुदवत्तः, जैसे गुद मार्ग में बस्ती देते समय बोला गया था कि निष्कंप मतलब वैद्य के हाथ कांपने नहीं चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी निष्कंप बस्ती देना है, मतलब हाथ कांपने नहीं चाहिए, जिससे बस्ती पुटक या नेत्र हिलना नहीं चाहिए, जिससे कोई व्यापद उत्पन्न ना हो। इसलिए
उसके बाद क्या करना है, नेत्र प्रवेश करने के बाद पीड़िते अंतर्गते स्नेहे स्नेह बस्ती क्रमो हितः, फिर बस्ती पुटक का पीड़न करना है, बस्ती पुटक को दबाना है जिससे बस्ती पुटक का स्नेह नेत्र में प्रवेश करे और नेत्र में प्रवेश करने के बाद वो मूत्र मार्ग में वो स्नेह प्रवेश करे। तो ये है पुरुष में उत्तर बस्ती विधि। इसके बाद उत्तर बस्ती, बस्तीन अनेन विधिना दद्या त्रिश्चतुरो अपि वा। तो इस तरह से हम 3 या 4 बस्ती मूत्र मार्ग में दे सकते हैं। अनुवासनवत शेषम सर्वम एवास्य चिंतित, बाकी के जो शेष कर्म है मतलब पथ्य है, आहार विहार है, परिहार है, वो हमने अनुवासन की तरह फॉलो करना है। जो भी आहार विहार सेवन करना है वो ठीक अनुवासन की तरह उसका पथ्य आहार विहार हम सेवन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्त्री में उत्तर बस्ती। ठीक है, हमने अभी तक देखा वो पुरुष में उत्तर बस्ती का विधि देखा। अब हम श्लोका नंबर 77 सेकंड लाइन से देखेंगे स्त्री में उत्तर बस्ती प्रयोग। स्त्रीणाम आर्तव काले तु योनि गृह्णाति अपावृते। तो स्त्री में उत्तर बस्ती कब देना है, आर्तव काल में देना है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। क्यों देना है, क्योंकि योनि का जो मुख है वो विवृत हो जाता है आर्तव काल में, इसलिए योनि गृह्णाति अपावृते, योनि अपावृत हो जाती है और वो औषधि जो हमने प्रविष्ट की है उसका ग्रहण करने में समर्थ होती है। मतलब जो हमने औषधि प्रवेश की गई है वो योनि तक जाएगी, गर्भाशय तक जाएगी। विदधि तदा तस्मात् अनृतौ अपि च आते। हाँ, लेकिन अगर आते कंडीशन हो, इमरजेंसी हो, उत्तर बस्ती देना जरूरी ही है, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, योनि विभ्रंश, योनि का भ्रंश, गर्भाशय का भ्रंश, इसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस भी बोलते हैं। योनि का शूल है, ठीक है, गर्भाशय शूल है। योनि व्यापद है, योनि व्यापद मतलब योनि के दुष्ट होने के वजह से जो नारी में 20 प्रकार के व्यापद होते हैं, योनि रोग होते हैं, उसमें हम दे सकते हैं। और रक्त प्रदर में, अश्रुप दर मीन्स रक्त प्रदर, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे अति आवश्यकता हो तो हम बिना ऋतु काल के भी बाकी काल में भी उत्तर बस्ती दे सकते हैं। दैट इज अनृता, मतलब ऋतुकाल नहीं है, आर्तव काल नहीं है, फिर भी हम ऐसी कंडीशन में उत्तर बस्ती स्त्रियों में दे सकते हैं। तो इसमें बस्ती नेत्र का परिमाण क्या होना चाहिए, इसके पहले हमने पुरुष के लिए देखा था, आतुर का 12 अंगुल था। तो स्त्री के लिए क्या है, 10 अंगुल। देखो इसका लेंथ होना चाहिए 10 अंगुल। मुद्ग प्रवेशम, और उसका जो अग्रभाग का जो परिणाह है, कौन सा, ये इसका परिणाम होना चाहिए जिसमें से एक मुद्ग प्रवेश कर सके, मूग का एक दाना उसमें से प्रवेश कर सके, उतना इसका सर्कमफेरेंस या उसका परिणाम होना चाहिए। पुरुष में कितना था, सिद्धार्थ का था, ठीक है, सिद्धार्थ, और यहाँ पे क्या है, मुद्ग प्रवेश। और चतुरंगुलम अपत्य मार्गे, हाँ, अगर आप अपत्य मार्ग से दे रहे हो, ठीक है, तो होना चाहिए उसका लेंथ कितना, चतुरंग, मतलब उसमें 10 अंगुल में से 4 अंगुल अपत्य मार्ग में प्रवेश करना है। अगर आपको मूत्र मार्ग से देना है तो वो 2 अंगुल प्रवेश करवाना है, मतलब नेत्र आप कितना प्रविष्ट करोगे उसके लिए ये बताया है। ओके, तो मूत्र मार्ग के लिए आप 2 अंगुल तक प्रविष्ट करोगे और अपत्य मार्ग में 4 अंगुल तक प्रविष्ट करोगे। मूत्रकृच्छ विकारेषु, मतलब मूत्र मार्ग में कब हम यूज करेंगे, मूत्रकृच्छ या मूत्र के जो विकार है उसके लिए हम 2 अंगुल प्रवेश करेंगे। और बाला में, बाला मतलब छोटी छोटी बच्चियां, उसमें हम 1 अंगुल प्रवेश कर सकते हैं। और ये है केवल मूत्र मार्ग के लिए, क्योंकि बालिकाओं में हम अपत्य मार्ग से बस्ती नहीं दे सकते क्योंकि उनका योनि मुख संकुचित होता है, इसलिए। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखो। तो ये मूत्र मार्ग के लिए बताया है 1 अंगुल प्रवेश। उसके बाद स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मध्यम मात्रा, सबके लिए एक कॉमन मात्रा बताई, कितनी है, 1 प्रकुंच 4 तोला स्त्रियों में, और बालिकाओं में कितना है, 1 शुक्ति, दैट इज 2 तोला।
तो बालिकाओं में मूत्र मार्ग से देने के लिए एक शुक्ति है और स्त्रियों में बस्ती देने के लिए, उत्तर बस्ती देने के लिए इसकी मात्रा है एक प्रकुंच। इसके बाद प्रधान कर्म, उत्तर बस्ती का प्रधान कर्म इन स्त्रियों में प्रधान कर्म क्या है? श्लोका नंबर 81, उत्तानायाः शयानायाः। देखो सुपाइन पोजीशन में उसको शयन करने को बोलना है जिसको हम बस्ती दे रहे हैं। और सम्यक संकोच शक्तिनी, उसकी शक्ति मतलब थाइज को क्या करना है? बेंड करना है, संकोच करना है, ठीक है। और ऊर्ध्व जानवाः त्रिहि, ऊर्ध्व जानवा मतलब थाइज को संकोच करके, बेंड करके और घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाने को बोला है। तो ये है पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन। जो डिलीवरी के समय जो पोजीशन होती है वही उत्तर बस्ती के लिए पोजीशन होनी चाहिए, दैट इज उत्तान शयन सम्यक संकोच शक्ति एंड ऊर्ध्व जानो, ठीक है। तो लिथोटोमी पोजीशन आप सर्च करो, आपको पता चलेगा। और कितनी देनी है? त्रिहि चतुर अहोरात्रेण, एक अहोरात्र में, पूरे एक दिन में, एक अहोरात्र में मतलब 24 घंटों में आपको 3 या 4 उत्तर बस्ती देनी है। और यही आपको 3 दिन तक करना है, यही क्रम, मतलब एक अहोरात्र में 3 या 4 बार देना है। यही क्रम आपको त्रिरात्र करना है, टोटल 3 दिन तक करना है। च स्नेह मात्रा, और कैसे करना है? स्नेह मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है। जैसे समझो पहले दिन अगर स्नेह की मात्रा समझो 10 ml दिया, 10 या 15 ml, तो दूसरे दिन उसको 20 ml करना है। इस तरह से धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। त्रि अहम एव 3 दिन, फिर उसके बाद क्या करना है? 3 दिन विश्राम करना है और फिर उसके बाद फिर से अगले 3 में यही क्रम करना है। तो उत्तर बस्ती का क्रम क्या है? एक दिन में, एक अहोरात्र में 3 या 4 बार उत्तर बस्ती दो। यही क्रम 3 दिन करो, थोड़ी थोड़ी स्नेह की मात्रा बढ़ाते हुए। फिर 3 दिन होने के बाद 3 दिन विश्राम करो और विश्राम करने के बाद फिर से अगले 3 दिन तक सेम क्रम आपको करना है, दैट इज प्रणिदध्यात् पुनः त्रयम्। आप पुनः ये प्रयोग 3 दिन तक कर सकते हैं। तो ये था उत्तर बस्ती प्रधान कर्म। तो इसके बाद बताया है कि वमन के बाद बस्ती कब देनी है, वमन के बाद विरेचन कब देना है और विरेचन के बाद बस्ती कब देनी है। आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है। पक्षात विरेको वमिते ततः, देखो जिसको वमन किया है ऐसा व्यक्ति, दैट इज वमित, जिसको वमन किया है, तो वमन के बाद 15 दिनों के बाद विरेचन दे सकते हैं। पक्ष मीन्स 15 डेज, ओके। तो वमन कर्म करने के बाद 15 दिन बाद विरेचन दे सकते हैं, ओके। पक्षात निरूहणम, उसके 15 दिन के बाद, मतलब विरेचन के 15 दिन के बाद आपको निरूह बस्ती देनी चाहिए। तो समझा आपको वमन के बाद विरेचन कब देना है और विरेचन के बाद निरूह कब देना है। तो 15 दिन का नियम आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसके बीच संसर्जन क्रम भी आता है और नॉर्मल डाइट भी हमें शुरू करना होता है। और धातुओं का जो क्षय हुआ है, दोषों का जो क्षय हुआ है, उसका आप्यायन करना भी जरूरी होता है। इसलिए सद्यो निरूढ़श्च, और निरूह के बाद अनुवासन कब देना है? तुरंत, दैट इज सद्य, मतलब निरूह के बाद, मतलब आज निरूह बस्ती दिया है तो आप कल अनुवासन दे सकते हो, या आज निरूह बस्ती देने के बाद आज शाम को भी आप अनुवासन बस्ती दे सकते हो। प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं। तो निरूह के बाद सद्य मतलब तुरंत अनुवासन देना है, और विरेचन के बाद 7 दिन बाद आप अनुवासन बस्ती दे सकते हो। तो पहला नियम था निरूह के लिए और दूसरा नियम था अनुवासन के लिए। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखो या नोट डाउन करके रखो। तो यहाँ पे श्लोका नंबर 84 में जस्ट एक दृष्टांत दिया है। यथा कुसुम्बादि युता तोयात रागम हरे पटहा। तोय मीन्स जल, राग मतलब रंग देना, पट मीन्स वस्त्र। तो देखो जिस प्रकार जल में कुसुम्ब आदि युक्त रंग से जल को रंग दिया है, ठीक है। जैसे समझो कि जल में हमने कुसुम्ब मतलब समझो लाल रंग जैसा जल में एक रंग डाला है, तो उसमें अगर हमने एक वस्त्र डाला,
समझो सफेद वस्त्र डाला, तो वस्त्र क्या करता है, उस रंग को अपने ऊपर लेता है और एब्सॉर्ब करता है ना, जल को वह एब्सॉर्ब करता है, तो उसके साथ रंग भी वो एब्सॉर्ब कर लेता है, रंग भी जाता है, उससे क्या होता है, जल क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट उन्होंने दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार जल में घुला हुआ जो रंग है वो वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर में जो द्रवीकृत मल जो फैले हैं उसको बस्ती बाहर निकाल देता है। तो ये जस्ट दृष्टांत है, एज एन उदाहरण, एज एन एग्जाम्पल। तो श्लोका नंबर 85 में बताया गया है कि वात प्रधानता से यहाँ पे बस्ती चिकित्सा की प्रधानता क्या है। शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगाः, देखो शाखागत होने वाले रोग, कोष्ठगत होने वाले रोग या मर्म में होने वाले रोग, शरीर के ऊर्ध्व भाग में होने वाले रोग, शरीर के सर्व अवयव में या सर्व अंगों में होने वाले जो रोग हैं वो ये संति तेषां न तो कश्चित अन्यो वायोः परम जन्मनि हेतुः अस्ति। देखो शाखाओं में, कोष्ठ में, मर्म स्थानों में या शरीर के ऊर्ध्व भाग में मतलब सिर में या बाकी के अंगों में, अवयवों में जो व्याधि हो रहे हैं या व्याधि व्याप्त हुए हैं, उसकी उत्पत्ति के लिए जन्मनि, उसकी उत्पत्ति के लिए जो हेतु है, कारण है, वो वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हमें पता है कि पित्तम पंगुः, कफम पंगुः, पंगवः मलधातवः। पित्त पंगु है, कफ पंगु है, सारे मल पंगु है, सारे धातुएं पंगु है। या वायु ना यत्र नियंति तत्र वर्षति मेघवत्। ठीक वैसे ही जैसे वायु बादलों को जहाँ पे ले जाता है वहाँ पे वर्षा होती है, ठीक उसी तरह अपने शरीर का जो वायु है वो धातुओं को और मलों को जहाँ पे लेके जाता है वहाँ पे उनका निष्क्रमण या विक्षेपण होता है। तो सारे धातुओं के मार्गों के लिए, मल के बाहर निकलने के लिए, सबके लिए कारण एकमात्र वायु है, क्योंकि वायु का ही एकमात्र चल गुण है। विट श्लेष्म पित्तादि मल उच्चयाना, देखो मल है, कफ भी मल है, पित्त भी मल ही है। मल का श्लोक आपको यहाँ पे याद आना चाहिए। कफः पित्तम मलखेषु प्रस्वेदो न करो मच, क्योंकि कफ भी रस धातु का मल है, पित्त रक्त धातु का मल है, मांस धातु का ख मल है, इत्यादि इत्यादि। तो इन मलों का विक्षेप मतलब जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे छोड़ना, निष्क्रमण और संहार मतलब उनका शमन करना, ये सब वायु के अधीन है, ये सब वायु करता है। सारे मलों का विक्षेप मतलब इधर उधर उनको छोड़ना उनकी जगह पे। जैसे कि मूत्र एक मल है तो मूत्र को मूत्र मार्ग से बाहर निकालना, ये काम किसका है? ये है वायु का काम। वायु के कर्मों का श्लोक यहाँ पे आपको याद आना चाहिए। सम्यग्गत्याच्च धातूनाम अक्षानाम पाटवेन च, ठीक है। संहारकरः स यस्मात्, तो उनका विक्षेप और उनका शमन वायु ही करता है। तस्य अतिवृद्धस्य, तो इसी वायु की वृद्धि होने के कारण क्षमाय न अन्यत बस्ते ही विना भेषजम अस्ति किंचित। तो हमें पता चल गया ये सब जो विकृतियां हैं, शाखागत रोग, कोष्ठगत रोग, मर्मगत रोग, ये फिर किसके कारण निर्माण हो रहे हैं? केवल और केवल वायु के कारण, राइट। तो ऐसे बढ़े हुए वायु के कारण, तस्य अतिवृद्धस्य, ऐसे बढ़े हुए वायु का अगर हमने शमन किया तो उसके लिए, शमन करने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी है? बस्ती। वात का प्रधान उपक्रम क्या है? बस्ती। इसलिए न अन्यत बस्ते ही विना भेषजम अस्ति किंचित। देखो इन सारे रोगों में बस्ती के बिना कोई भी औषध नहीं है, कोई भी भेषज नहीं है। तो परम औषध क्या है? बस्ती। वात के लिए परम औषध है, उसी तरह से वो बाकी व्याधियों के लिए भी एक परम औषध है। इसलिए तस्मात् चिकित्सार्धम इति प्रदिष्टः, इसलिए ऋषि मुनि या चिकित्सक उसको आधी चिकित्सा मानते हैं। देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि सारे व्याधियों में, शाखागत व्याधियों में, कुष्ठगत व्याधियों में यहाँ पे बस्ती का महत्व है। इसको चिकित्सा अर्ध बोला है, मतलब आप जो पूरी चिकित्सा कर रहे हो
उसका 50% पार्ट बस्ती चिकित्सा से होता है, इसलिए इसको बोला गया चिकित्सा अर्ध। चिकित्सा को आधी चिकित्सा माना है, बस्ती चिकित्सा को आधी चिकित्सा बोला गया है। और कुछ आचार्य इसको पूर्ण चिकित्सा भी बोलते हैं। कृत्स्न इज इक्वल टू संपूर्ण, तो कुछ आचार्य इसको संपूर्ण चिकित्सा भी स्वीकार करते हैं। तो देखो ये बस्ती का महत्व है। तो ये जो श्लोका है, श्लोका नंबर 86, इसको बाहर कर लो, बिकॉज इस श्लोका पे भी आपको 10 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती कर्म। ठीक उसी प्रकार उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, तथा निज आगंतु विकारकारी रक्त औषधत्वेन, जो रक्त धातु में, रक्त में दृष्टि होने से जो शारीरिक और आगंतुज रोग उत्पन्न होते हैं, उसके लिए भी सीरावेद आदि चिकित्सा माना जाता है। शल्य तंत्र में सीरावेद को आदि चिकित्सा मानते हैं, ठीक है, और अपने काय चिकित्सा में बस्ती को आदि चिकित्सा मानते हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे याद रखो, सीरावेद का जस्ट यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे अपना बस्ती विधि अध्याय फिनिश होता है, तो इसके असाइनमेंट आप बना लो। थैंक यू।